नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। बजट पर आपने सुबह से कई बार चर्चाएं सुनी होंगी, कहानियां सुनी होंगी, सरकार और विपक्ष की दलीलें भी सुनी होंगी और प्रतिक्रियाएं भी देखी होंगी। लेकिन आज मैं आपको मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट की पूरी कहानी और साथ ही अमृतकाल में पेश हुए पहले बजट को हम आम आदमी की भाषा में आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। आज इसी पर होगा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम यानी आर पार। मेरे साथ 3 दिग्गज मंत्री साथ होंगे, मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा जो बताएगा कि आपके जीवन पर इसका कितना असर पड़ा है, इसका इंपैक्ट आप पर कितना पड़ा है। आज के बजट की बड़ी कवरेज अगले 55 मिनट में आपको आर पार में देखने को मिलेगी, इसलिए रिमोट कंट्रोल को दूर रख लीजिए। अगर यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अगले 50 मिनट जुड़ जाइए, पूरा बजट हम आपको समझा देंगे और हम आपसे भी समझ लेंगे। तो आज 4 दिग्गज मंत्रियों के साथ, बड़े पैनल के साथ, जिसमें जयंत सिन्हा, प्रियंका चतुर्वेदी और अखिलेश प्रताप सिंह होंगे। आज एक बड़े पैनल के साथ होगी बजट पर सबसे बड़ी चर्चा। अमृतकाल में पहला बजट है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं। अमृतकाल का ये पहला बजट गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मोदी 2 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश हो गया और चुनावी साल में तोहफों की बौछार भी जमकर हुई है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं और देश के हर तबके को सौगात के साथ ही मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट मिली है। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष इस बजट को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। दारुण नाकी बजट হয়েছে কি দারুণ 3.7 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट আর বেকার চাকরি বাকরি যা ছিল তাও প্রায় উঠিয়ে দিয়েছে, সব বিক্রি করে দিয়েছে। कर्नाटक को मतलब बाजेटियो रिश्वत देना चाहते हैं क्योंकि चुनाव कर्नाटक में इनकी हाथ तय हो चुके हैं। बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, मनरेगा के बारे में कुछ नहीं सुना। न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। ये किसकी आंख में आप धूल झोंक रहे हैं? इंक्लूसिव बजट भी रहा है, इसमें चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, महिला, बुजुर्ग, इन सब के कहीं न कहीं दरकार का ख्याल रखा गया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज अमृतकाल के पहले बजट पर मोदी सरकार के दिग्गज मंत्रियों और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ आर पार में संपूर्ण विश्लेषण होगा। मोदी स्टाइल बजट 2024 की आहट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण एक अलग ढंग से होगा, जिसमें कुछ विपक्ष आपको समझाएगा, कुछ मंत्री आपको समझाएंगे। और मेरे साथ आज कौन कौन है आपको मैं बता देता हूं। मिडिल क्लास को क्या मिला, 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हुई है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। एक बार दोबारा उस ग्राफिक्स को हम दिखाते हैं। मिडिल क्लास को क्या मिला, मिडिल क्लास के लिए एक राहत आई है, लेकिन मिडिल क्लास क्या इस राहत को समझेगा। 7 लाख की इनकम टैक्स फ्री हुई है, ये आपकी स्क्रीन पर है। इनकम टैक्स के हर स्लैब में राहत मिली है, ये मिडिल क्लास के लिए है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या निकल के आता है। युवा के लिए क्या है, देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, ये मिला है, लेकिन ये खोलने का प्रस्ताव है। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी सरकार का अब 1 साल बचा है, लेकिन उसके आगे 2 साल की बात है। यानी इस बजट के बाद नरेंद्र मोदी शासन को लग रहा है वो वापस लौट के आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं निपट रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस साल 20 लाख करोड़ लोन का टारगेट है। ये एक ऐसी स्कीम है जिससे हो सकता है सरकार को लग रहा हो कि कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवालिया निशान लगा रहा है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अलग से फंड दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये नरेंद्र मोदी का की छाप इस बजट में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले
लगातार 9 वर्षों से बजट को प्रेजेंट कर रही है और स्टार्टअप पे विशेष ध्यान है और इस बार कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप पे ध्यान है। गरीब मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ये एक बड़ी योजना है जो लगातार हमें दिखाई दे रही है सरकार के कामों में। गरीबों के लिए आवास योजना का बजट 66% बढ़ा है, यानी जो गरीब आवास योजना है उसने डिलीवरी करी है बीते कई वर्षों के अंदर, तो उस डिलीवरी को और इंपैक्टफुल बनाने के लिए बजट को यहां पर बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ विपक्ष के 2 धुरंधर जुड़ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी है, सांसद है राज्यसभा की। मेरे साथ अखिलेश सिंह जी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जयंत सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के। और पीयूष गोयल जुड़ेंगे। लेकिन प्रियंका जी, शुरुआत आपसे मैं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है ये इंक्लूसिव बजट है, सबका बजट है, देश का बजट है, इसमें युवा गरीब का ध्यान रखा गया है। स्मृति ईरानी कह रही है कि यह बजट अमृतकाल का बजट है। आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो अमृतकाल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या अमृतकाल में देश की जनता है? अगर अमृतकाल की बात कर रहे हैं, अभी आप ही का चैनल पे मैं सुन रही थी 7 लाख तक की राहत दी गई है। आपको ये डिडक्शंस दिखाने चाहिए, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं 80C के अंतर्गत, वो सब हटा दिए गए हैं न्यू रेजीम में। तो एक जनता को किसी तरीके से इस पे राहत नहीं मिलने वाली है। जो पहला रेजीम था उसमें टैक्स कट्स भले ही नहीं थे, पर स्टैंडर्ड जो 80C के अंतर्गत डिडक्शंस आते हैं 1.5 लाख तक के, उनको राहत मिलती थी। तो ये इस तरीके से जुमलेबाजी करना, जनता को भ्रमित करना। और आप ये देखिए डिडक्शंस में लोग क्या खरीदते थे, मिडिल क्लास इनकम वाले लोग क्या करते थे, हाउसिंग लोन लेते थे, एक एसेट क्रिएट करते थे, LIC की पॉलिसी लेते थे जो उनके लिए जीवन में उनकी सेविंग्स बनती थी। वो सब आपने खत्म कर दिया न्यू रेजीम में। जुमला ये पकड़ा दिया कि 5 लाख से 7 लाख कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मजाक किए जा रहे हैं आप जनता के साथ। फिर आप ये देखिए टैक्स स्लैब्स आपने इंट्रोड्यूस किए। पहले 0 to 5 लाख के बीच में कोई रिटर्न्स फाइल करने की जरूरत नहीं होती थी, 0 टैक्स होते थे, तो उनको रिटर्न्स भी नहीं फाइल करना है। वो आपने 0 to 3 लाख पे ले आए। तो यानी जो 3 लाख से 5 लाख के इनकम ग्रुप लोग हैं उनके ऊपर एक और कंप्लायंस बर्डन आ गया है कि उनको टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। भले ही टैक्स ना पे करें, टैक्स रिटर्न्स उनको फाइल करने पड़ेंगे। अब आप किसानों को देखिए, एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए आपने 20 लाख करोड़ बनाए, पर आपने जो फूड सब्सिडीज हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं, उस पर उनको कोई राहत नहीं दी। जो इनकम दुगनी करने वाली सरकार बनी थी, आज उन्होंने इनकम दुगनी तो क्या MSP भी नहीं तय कर पा रहे हैं उनके लिए। तो बहुत सारी चीजें युवाओं के लिए आपने कहा 30 स्किल सेंटर्स बना रहे हैं। क्या देश में स्किल सेंटर्स की कमी है? यहाँ पे तो पूरा स्किल लेबर वर्कफोर्स बैठा हुआ है घरों में, क्योंकि आपने जॉब्स के प्रावधान नहीं किए हैं। आज सारे देश भर में लोग रिट्रेंचमेंट हो रहा है, वो भी स्किल लेबर वर्कफोर्स घर पे बैठेगा, क्योंकि जॉब्स के माध्यम नहीं बना पा रहे। अमीश जी एक लास्ट चीज, अमीश जी, क्योंकि आपने स्मृति ईरानी जी का कहा, स्मृति ईरानी जी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कल पूरा 4 पैराग्राफ हमारी राष्ट्रपति जी ने भी महिला शक्ति के बारे में, नारी शक्ति के बारे में बोला। महिला वित्त मंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या अनाउंसमेंट किया। आज 21वीं सदी की भारतीय नारी क्या चाहती है कि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ा जाए, उनके लिए माध्यम बना जाए, रोजगार के ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए। आपने उनको क्या दिया? आपने उनको वन टाइम सेविंग स्कीम दी, 2 लाख रुपए की, 2 साल के 7.5 रुपए आपको, 7.5% आपको रिटर्न मिलेगा। यही महिलाओं को आपने दर्जा दे दिया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की जगह आपने उनको ये झुंझुना पकड़ा दिया कि चलिए आपको 7.5% आपको। ठीक है, मैं अखिलेश जी की भी राय ले लेता हूं। लेकिन अखिलेश जी, क्योंकि प्रियंका जी ने जो बात रखी, ये विपक्ष का एक मैंडेट है, वो अपनी बातों को रखता है। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने स्टार्टअप के जरिए एक बड़ा जॉब्स फेयर क्रिएट करने का प्रयास किया है, और विपक्ष इसको समझ नहीं पा रहा। मुद्रा लोन के जरिए, स्टार्टअप लोन के जरिए, और एक हमने जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स की एक बहुत बड़ी प्रणाली बना दी है। क्या आपको लगता है कि बीते 9 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार का यह बजट आ रहा है, और ये 2024 से पहले आखिरी बजट है, उसके बाद लेखानुदान आएगा, यानी वोट ऑन अकाउंट आता है, हाउ डू यू रेट इट? अखिलेश जी, देखिए, अमृतकाल का बजट नहीं है, ये मित्रकाल का बजट है। कर्जा लो और मित्रों का कर्जा माफ करो। 13 प्रधानमंत्रियों ने 2014 तक जितना कर्जा लिया है, उससे 2 गुना से ज्यादा कर्जा आदरणीय मोदी जी ने 9 सालों में ले लिया। अब 2024 में इन्हीं के जो आज के बजट आंकड़े हैं, उसमें इस देश पे कर्जा हो जाएगा 170 लाख करोड़ रुपए।
120 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 9 सालों में कर्जा ले लिया है। और क्या कर रहे हैं? मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हैं। बैंकों का 14.5 लाख रुपए अपने मित्रों का राइट ऑफ कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए बैंकों का कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के धोखाधड़ी फ्रॉड में चला गया। सबसे ज्यादा एनपीए का परसेंटेज इंडियन बैंकों का रहा है, 12.5% तक गया था। आज भी एवरेज पिछले 7 वर्षों का 12.7% है। कांग्रेस की हुकूमत तक हर साल हर बैंक ने मिनिमम 35,000 से 50,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा के दिया। इनके समय आते ही बैंकों का बंटाढार शुरू हो गया। लेकिन सरकार कह रही है ये ग्रोथ, बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट दिया। जी सरकार कह रही है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि हम सरकार की भी प्रतिक्रिया लगातार सुन रहे हैं और कई इकोनॉमिस्ट का हमने रिएक्शन सुना। उनका कहना है कि एनेबलिंग डिसीजंस हैव बीन टेकन अप टू इंश्योर दैट पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, यानी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया गया है। ये इकोनॉमिस्ट का कहना है। व्हाट इज योर टेक? नॉट अ पॉलिटिशियन बट अ इकोनॉमिस्ट। सुनिए, उसी यानी कैश फ्लो बढ़ा दिया जनता के हाथ में। दे रहा हूं, पिछले 4 वर्षों में इस देश का जो जीडीपी है वो 3.01% एवरेज है पिछले 4 वर्षों का। और जबकि इन्होंने कैलकुलेशन की स्ट्रेटजी बदली थी, 2% बढ़ा दी थी जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए थे। और यूपीए सरकार की जीडीपी टेन्योर 10 साल का एवरेज 6.8% था। और एक बात जान लीजिए जी अमीर जी, मोदी जी के बस में 2 मित्रों के अलावा और कुछ काम करने का उनका न ये तो रेटोरिक हो जाता है। मुझे लगता है मैं आपको 2014 के रेटोरिक हो जाता है 2 मित्रों की बात। मेरा मानना है कि आज हम विषय पर आए। मैंने आपको एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मैं वही बता रहा हूं, क्योंकि वो नेता नहीं है इसलिए मैंने मेरी बात होने दें। जी सर, मेरी 20 सेकंड बात सुन लीजिए। जी, मैं 2014 के ही, प्लीज सुनिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुन लीजिए जी। 2014 की बजट की घोषणाएं, नमामि गंगे 3 साल में योजना पूरी करनी थी, हो गई। गंगा मैया साफ हो गई। ये 2014-15 के बजट के हैं ये सारे। 100 स्मार्ट सिटी क्या हालत है आपको पता, बन गए। 16 नए बंदरगाह, 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, SEZ, 2022 तक सबको घर, 2022 तक किसानों को आय दुगुनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोगुना करना, 5 ट्रिपल IT बनाना, देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करना, सरकारी घाटे को 5 ट्रिलियन पर काम हो रहा है। और IMF के अभी आंकड़े आए हैं, IMF के अभी आंकड़े आए हैं। IMF कह रहा है, ओके मैं प्रियंका जी का रुख कर लेता हूं। सर मुझे लगता है प्रियंका, अभी IMF के आंकड़े आए हैं एंड वी ऑलवेज से नंबर्स डोंट लाई एंड यू आर आल्सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ नंबर्स। तो माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज टुनाइट इज दिस कि IMF के आंकड़े ये आ रहे हैं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो समथिंग दिस रिजीम इज डूइंग राइट, समथिंग मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, यानी ये सरकार कुछ तो सही कर रही है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो रहे हैं। देखिए, ये इंडिया में जो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ओपेक कंट्रीज हो, ओपेक के सर्वेज आते हैं, सभी बोल रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो एट अ स्टेडी पेस। जब पूरे दुनिया में रिसेशन आ रहा है, इंडिया विल ग्रो एट 6.5%। उसका वॉल्यूम भी आप देख लीजिए, उसमें मेरे कोई 2 राय नहीं है, 2 मत नहीं है। देश आगे बढ़े, प्रगति करे, तो ये तो काफी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट पे भी डिपेंड करता है, जनता के उस पर भी डिपेंड करता है कि मेहनत पे, कि आज हम लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि हमारी एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है इनकम जनरेटर्स बन गई है और हम स्टेडी ग्रोथ करेंगे, उसमें 2 राय नहीं है। पर आज अगर इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं, जो कल कहा था कि हमारी फुल रिकवरी हो गई है कोविड शॉक से, हमारी ग्रोथ भी स्टेडी रहेगी एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, तो सवाल ये उठता है कि अगर सब चीज ठीक जा रहा है तो ऐसा क्यों है कि आप जनता के हाथ में वो पैसा नहीं दे रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड बढ़ा रहे हैं? आप ऐसा क्यों है कि हेल्थ स्पेंडिंग, ये एजुकेशन स्पेंडिंग में आप कटौती कर रहे हैं? आज सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स में आप देखिए, सोशल वेलफेयर स्पेंड सरकार में कटौती हुई है। हम लोग जीडीपी पर ध्यान देते रहते हैं कि ओ वर्ल्ड बैंक ने कहा, ओ IMF ने कहा, शाइनिंग बीकन इन जीडीपी, पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमने किसी ने बात की? So this is very important. I agree with you on one point. अगर पूरी ग्रोथ मैं आपकी एक पॉइंट से तो आप बजट एलोकेशन करिए। अगर हमारी स्टेडी ग्रोथ स्टोरी चल रही है, स्टेडी सब कुछ चल रहा है, तो जनता को राहत दीजिए ना। जनता को महंगाई की जो मार है, जॉबलेसनेस है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप कंसंट्रेट करिए।
एजुकेशन में भी जो जेंडर गैप बढ़ रहा है पोस्ट कोविड, उस पर ध्यान दीजिए, खर्चा करिए उस पर आपने सब पे कटौती कर दी। तो सवाल ये उठता है कि या तो इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है वो सही है, या जो आज ये बजट में पेश किया कि फिस्कल प्रूडेंस नॉट कीपिंग इन माइंड द जीडीपी बट नॉट कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। आप कह रहे हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जिसमें हम जीडीपी नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सामान्य सा सवाल ये आता है कि वर्ल्ड के अराउंड अगर हम देखें, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, चाइना के हालात कैसे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के, श्रीलंका के हालात कैसे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार में एक तूफान सा आया हुआ है। उस तूफान में अगर हमारी नैया थोड़ा हिलडुल के अगर पार लग रही है, इसको मैं सामान्य जनता की भाषा में बता रहा हूं अपने ऑडियंसेस के लिए, अगर पार लग रही है तो वो बेहतर बात है या फिर वो खराब बात है? ये एक सवाल प्रियंका जी मेरे मन में जरूर आएगा। अखिलेश जी मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, मैं इसका जवाब ले लूं प्रियंका जी से, देन जन से ना मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं बस इसमें एक चीज कहूंगी जी, एक तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, बार बार इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से मत करिए। मैंने तो चाइना की भी बात करी। और दूसरा, अगर चाइना से नहीं मैं एक सेकंड में दूसरा चाइना पर ही आ रही थी, एक मिनट सुनिए। चाइना की भी जीडीपी में स्लो ग्रोथ हो रही है, पर आप वॉल्यूम देखिए ना ट्रेड का, आप वॉल्यूम देखिए उनका। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बने हैं, वो काफी बढ़त पा चुके हैं। उनकी जो डबल डिजिट ग्रोथ स्टोरी जब हो रही थी, इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू रीच अ पर्टिकुलर गोल। तो ये आप कंपैरिजन करना बहुत गलत होगा कि आप श्रीलंका से देखिए, आप यूके को भी देख रहे हैं, यूके में हमने कई प्रधानमंत्री बदलते हुए देख लिए हैं, हम यूएस की स्थिति भी देख रहे हैं, यूरोप को भी पूरा देख रहे हैं। तभी मैंने रशिया और यूक्रेन की भी बात करी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर इन टुडेज वर्ल्ड पोस्ट 1991 जब इकोनॉमी को ओपन करा, उसके बाद कर लिए सिनेरियो एक बदल गया है कि हर चीज का एक इंपैक्ट आता है, एक शॉक ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। जी प्रियंका जी। अरे माय गॉड, आप जरा पर कैपिटा इनकम यूके की देख लीजिए, यूएस की देख लीजिए और इंडिया की देख लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ बस इन इंडिकेटर्स। फिर पर कैपिटा इनकम के बाद आप सोशल वेलफेयर स्पेंड के, आज एक सिटीजन ऑफ यूके, एक सिटीजन ऑफ यूएस के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होता है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होता है, वो भी आप चेक कर लीजिए। सोशल वेलफेयर स्पेंड कितना है, आप वो भी कंपैरिजन कर लीजिए। आप बार बार आपका फोकस यही है कि अरे देखिए हम तो 6.5 की ग्रोथ स्टोरी होगी, 6.8 की होगी। जयंत मेरे साथ है, चलिए 10% भी ले लीजिए। जी जयंत, पर अगर वो जनता के पास उसका नहीं पहुंचा है, राहत नहीं पहुंची है, तो इट्स एन इररिलेवेंट बजट। ओके, फॉर्मर एमओएस फाइनेंस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जयंत सिन्हा, मेरे साथ बने हुए हैं, उनका मैं कर लेता हूं। जयंत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? यू गेटिंग मी? जयंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, उन्होंने चेकिंग किया, लगता है आवाज नहीं जा पा रही। अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? अखिलेश जी, एड योर पॉइंट। देखिए, बार बार जब आप लोग ये कहते हैं कि वार चल रहा है, कांग्रेस के समय में इससे लंबे लंबे वार चले थे और उसमें इंडियंस को हम लोग लाए भी थे, और दुनिया की तमाम इकोनॉमीज बुरे हालत हो गए थे और बैंकों के बुरे हालत हो गए, फिर भी हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बेहतर स्थिति में मनमोहन सिंह जी ने संभाली थी। आज भारत पे क्या है, प्रति व्यक्ति, जब मोदी जी आए थे तो 43,124 रुपये कर्जा था और जनसंख्या भी तब से काफी बढ़ी है, और आज मोदी जी के समय 1,09,000 रुपये कर्जा है। पूरे भाषण में जिसपे सबसे ज्यादा जोर देती थी बीजेपी और आदरणीय मोदी जी, काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, इन शब्दों का जिक्र तक नहीं किया गया है, नाम तक नहीं लिया गया है। हम मोदी जी के सत्ता में आने के पहले जब बजट आता था, आई एम सॉरी टू से मैं इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन आप जब पहले भी बजट आते थे, पहले तो 2 बजट आते थे, रेलवे बजट और सामान्य बजट, उस बजट में भी क्या बेरोजगारी का जिक्र होता था? बजट के आंकड़ों में बेरोजगारी का जिक्र कब से होने लग गया? मतलब लेट्स बी लॉजिकल ना, हम बजट के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा, ये इस आंकड़े की बात कब होती थी? बजट के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा कब आता था बजट के अंदर? अगर कोई तारीख में आता था तो बता दीजिए। काला, सुनिए, काले धन का जिक्र होता था। काले धन का अभी जो ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें बताया है, लेकिन अगर आपको काले धन पर सही हिडेनबर्ग की रिपोर्ट हैज नथिंग टू डू विद काला धन। सर, मेरा निवेदन है हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ लीजिए। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का मतलब अब कोई अंग्रेज बैठ के कहीं पर रिपोर्ट बना ले, उसकी चर्चा हम अपने बजट में करेंगे? हम क्या बात कर रहे हैं? हिडेनबर्ग कौन है, कौन नहीं है,
मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी चर्चा हम अब बजट में अपने करेंगे। मुझे नहीं लगता वो सामान्य बात होगी, लेकिन वो अलग विषय है। कुछ कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी। नहीं, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है जनाब। वो तो ऐसे ही इतने शेयर तीसरे नंबर से 17वें नंबर पे आ गए 2-3 ही दिन में, वो तो कुछ है ही नहीं है। छोड़िए, जाने दिए। देखिए, आपने जिक्र किया IMF का। IMF ने जिस रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि इंडिया आज के तारीख में अपने GDP का 84% कर्ज में हो चुका है। 23 उसके लिए अलार्मिंग होगा। यदि अपनी इकोनॉमी को ठीक से नहीं संवारेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये IMF ने उसी रिपोर्ट में कहा है। और हम जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो भारत अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में था, लेकिन मोदी जी की कृपा से लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आ गया है। जी। तो ये हमारी जो इकोनॉमिक बेनिफिट जैन सिन्हा वेट कर रहे हैं सर, उसमें हम और पिछड़ गए हैं और आप सिर्फ कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, प्रियंका हाथ खड़ा कर रही है, वो कुछ कहना चाहती है। प्रियंका। नहीं, आपने कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट किसी अंग्रेज ने उठाकर बना दी, उन्होंने चैलेंज कर दिया, ब्लैक मनी के बारे में नहीं था। क्या आपने वो चैप्टर्स मिस कर दिए जहां कहा शेल कंपनीज दूसरे देशों से इस कंपनी में इन्वेस्ट क्या मेरा माय हम्बल पॉइंट इज दिस कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आई एम अलाउइंग यू टू मेक योर पॉइंट, पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हमारे आम बजट से क्या लेना देना है? मेरा पॉइंट ये है मैडम। मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ ना क्या लेना देना है। आप तो देश की आम जनता का मजाक बना रहे हैं। कैसे मजाक बना रहा हूँ देश की आम जनता का? आम बजट में फलाने आदमी की रिपोर्ट का जिक्र होना चाहिए, ये क्या लॉजिक है? अरे लाखों करोड़ डूब गया। अच्छा, अखिलेश जी, प्रियंका जी बोल रहे हैं। अगर आप लॉजिक समझने को तैयार हैं तो मैं लॉजिक समझा सकती हूँ। अमीश जी, आप इतने ज्यादा उत्तेजित मत होइए। लॉजिक अगर समझना चाहते हैं मैं समझा देती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो, वरना मैं चुप हो जाती हूं। एक सेकंड, मैं जयंत सिन्हा लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। जयंत सिन्हा जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जयंत सिन्हा, विपक्ष के दो नेता मेरे साथ बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बड़े सारे रिएक्शन भी आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की, वो कह रही है कि इस बजट के अंदर कुछ खास नहीं है, जो वादे पहले हो रहे थे उसी तरह के वादे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अखिलेश जी हैं, वो कहते हैं कि ब्लैक मनी की चर्चा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आपका इस पर रिएक्शन। और डू यू थिंक ये बजट जो है वो इस बार नॉन इवेंट है, जिस तरह से विपक्ष बताने में लगा हुआ है? नॉन इवेंट तो आपको शेयर बाजार में पूछना चाहिए। जब शेयर बाजार इतना चढ़ गया है और सबकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, सबका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो बहुत खुशी का एक रिस्पॉन्स है, एक संतुष्टि का रिस्पॉन्स है। इसलिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से सब वर्गों के लिए, सब तबकों के लिए जो उनकी मांगे थी, उन मांगों को उन्होंने पूरा किया है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को एक अमृत काल का एक बजट बनाना था, जिसमें हमें एक तरफ निवेश को प्रोत्साहन देना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रोत्साहन देना था, जिसमें 10 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिडिल क्लास एक टैक्स कट देना था, जिसमें कंजम्पशन खर्चे को हम लोग बढ़ावा दें, वो हम लोगों ने किया है। जो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग हैं, जैसे कि आदिवासी हमारे भाई बहन, उनको हम लोगों ने सहयोग दिया है। हमारे जो कारीगर हैं उनको हम लोगों ने सहयोग दिया है, किसानों को सहयोग दिया है। और कुल मिलाकर हर वर्ग को जो लाभ देने थे वो लाभ दिया गया है। और साथ साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि ये सब करते हुए भी जो आपको जिम्मेवारी से फिस्कल कंसोलिडेशन करना था, सरकारी जो घाटा था उसको आपको कम करना था, वो भी आपने 6.4% से लेकर 5.9% कर दिया है। और इसका जय जयकार किया जा रहा है विश्व के हर शेयर बाजार में, क्योंकि जिस तरीके से अब भारत आगे बढ़ रहा है, एक वो चमकता सितारा बना हुआ है और इस बजट के द्वारा वो चमकता सितारा बने रहेगा। जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि इस सवाल का बहुत जिक्र हुआ। प्रियंका जी ने भी इसका जिक्र किया, अखिलेश जी ने भी इसका जिक्र किया, और भी कई विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि ये मित्रों वाला बजट है, मित्रों के लिए बजट है, दोस्तों के लिए बजट है, उद्योगपतियों के लिए बजट है, पूंजीपतियों के लिए बजट है। 15 लाख से कम कमाने वाले जो लोग हैं उनको राहत मिली है। जो पूंजीपति है वो 15 लाख से तो बहुत ज्यादा कमाते हैं। आप 15 लाख से ज्यादा देखें तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन जो 15 लाख वाले से कम हैं
उनका टैक्स जो है बहुत बचा है। जो हमारे युवा हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिला है। जो महिला हैं जो कोऑपरेटिव्स जिनके लिए ज़रूरत है जिसमें कि उनको हर साधन मिले, कोल्ड स्टोरेज मिले, उनको इक्विपमेंट खरीदने में उनको क्रेडिट मिले, उनके लिए हम लोगों ने मदद की है। जो निवेश किया जा रहा है रेलवेज में तो कोई हमारे बड़े बड़े उद्योगपति नहीं जाते होंगे, वो तो अपने प्राइवेट जेट में जाते हैं। तो रेलवे में 2.4 लाख करोड़ दिया गया है। जो हाईवे हैं हाईवे को बेहतर बनाया गया है। 50 नए एयरपोर्ट बने हैं। तो ये सब जो है ये आम जनता के लिए है। जी, आम जनता के लिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। राजस्थान के राजसमंद में ओले गिरने से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें बर्बाद। यूपी के बहराइच में बंदरों को आतंक करना पड़ा भारी। बंदरों के आतंक से लोग भी परेशान, किसान परेशान। बंदरों का झुंड खेत में पहुंचकर फसलें कर रहा है बर्बाद। नेपाल से आई शालिग्राम शिला का गोरखनाथ मंदिर में संतों ने किया भव्य स्वागत। बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी शिलाएं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए दर्शन, सुखमय जीवन के लिए बाबा का लिया आशीर्वाद। रविदास घाट से की क्रूज की सवारी। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश के बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। एक घर में घुसा पत्थर का बड़ा टुकड़ा। घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर से जमकर हुई गोलीबारी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। मियांवली जिले में 20 से 25 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले बांग्लादेश का टका हुआ मजबूत। आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज पीएम आवास योजना में 66% का इजाफा हुआ है। आपने हर गरीब को जिसको घर मिला उसको मोदी का मित्र बनाया है। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार इस देश में टॉयलेट मिला। और हर परिवार में अगर आप 4 भी अगर सदस्य गिने तो लगभग 40 करोड़ मोदी जी के दोस्त तो आपने आज अपने इस कार्यक्रम में ही गिनवा दिए। तो हर गरीब को, हर मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी को आपने मोदी का मित्र घोषित किया। इसके लिए मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी, लेकिन देखिए विपक्ष का तंज था, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में ले गई। लेकिन एक सवाल बनता है, क्योंकि एक सवाल ये बनता है कि अमीश जी, आज अगर विपक्ष प्रफुल्लित होती तो ये इस बात का संकेत होता कि वित्त मंत्री जी के बजट में कुछ ऐसा है जिस पर हमें चिंता करनी चाहिए। विपक्ष मुंह फुलाए बैठी है तो ये इस बात का संकेत है कि जनता के लिए, विशेषतः गरीब के लिए निश्चित रूप से मोदी सरकार की सौगात देश ने स्वीकार की है, देश ने मान्य की है। लेकिन जिस तरह से एक सिर्फ कांग्रेस नहीं, समूचा विपक्ष बार बार महंगाई की बात करता है और कहता है महंगाई को लेकर सरकार चिंता क्यों नहीं करती, महंगाई को लेकर लोगों को राहत क्यों नहीं दी गई। और इनकम टैक्स स्लैब्स में भी जो एक चेंज किया गया है उसमें ये एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इसमें जो लोग सेव करते थे पैसा, जो लोग हाउसिंग लोन लेते थे, घर बनाते थे, जो एसेट क्रिएशन होता था, वो इससे समाप्त हो जाएगा जो नई रिजीम आएगी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में निश्चित रूप से लोगों को ये ऑप्शन दिया है वो किस रेजिम का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन आज अगर विपक्ष कहता है कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज देना उनको सशक्त करने लायक काम नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को नेशनल प्रायोरिटीज पर चिंतन करना चाहिए और फिर चर्चा अपनी सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर विपक्ष आज ये कहता है कि 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड जो आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो देश के गरीब और आम किसान और छोटे किसान विशेषता उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृषि की दृष्टि से विपक्ष को आत्ममंथन निश्चित रूप से करना चाहिए। विपक्ष भी इस बात को नकार नहीं सकता कि आज के वित्तीय प्रस्तुतिकरण में भारत सरकार का संकल्प, चाहे वो जनजातीय समुदाय के लिए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे नौजवानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो, चाहे वो 150 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस को कोलोकेट करने की बात हो, उनको कंस्ट्रक्ट करने की बात हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट एलोकेशन को
सबसे हाईएस्ट एलोकेशन एवर इस बजट में प्रस्तुत करने का काम हो, या फिर जैसे कि मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% का जो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उसकी बात हो। अगर विपक्ष परेशान है कि राष्ट्र नवनिर्माण के इस राह पर चल पड़ा है, कि मध्यम वर्गीय परिवार प्रफुल्लित हैं, गरीब संरक्षित हैं, तो कहीं आत्ममंथन की विपक्ष को जरूरत है। राहुल गांधी जी का बयान है कि मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। इसी के इर्द गिर्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है। इसी के इर्द गिर्द ही तो खड़गे जी बोलेंगे, उनकी तो विवशता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौजवानों की बात करते हैं उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि स्किल्स मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, फिशरीज मिनिस्ट्री तब क्यों नहीं बनी जब उनकी सरकार थी, किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों के बैंक के खाते तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि पहुंचाई तब क्यों नहीं गई जब उनकी सरकार थी, 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता क्यों नहीं था और वो खाता पहली बार तब क्यों खुला जब मोदी की सरकार बनी, 27 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में गया है। शायद ये उन लोगों को पता नहीं है जो राजनीतिक अध्ययन कम रखते हैं। जी, एक बड़ा वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का मिडिल क्लास, और अभी से नहीं काफी समय से रहा है, और आप खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आती है, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है, क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास जो कि अपने व्हाइट कॉलर को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रगल कर रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आप जान रही है वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन में एक राइज हुआ है, भारत में भी उसका जरूर असर आया है, क्या आपको लगता है कि उससे निजात दिलाने के लिए ये बजट संपूर्ण है? क्योंकि वो एक बड़ी चिंता की बात है मिडिल क्लास के लिए स्मृति जी, तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, पूरा करें, मैं बता दूं। मेरा सवाल यही है। अमीश जी बोले। जी, मैंने सवाल पूछा क्योंकि आप खुद मिडिल क्लास से परिवार। 2-3 चीजें अमीश जी। जी, अगर आप कांग्रेस के एरा की बात करें तो जो जीएसटी जब नहीं था तो 2 छोटी सी मिडिल क्लास की आप बात करें, लेकिन ये जो 2 वस्तुएं मैं गिनाने वाली हूँ वो हर क्लास के व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत में उसकी जरूरत का सामान बनते हैं। एक है साबुन, एक है टूथपेस्ट और एक है हेयर ऑयल। अगर आप सिर्फ हेयर ऑयल देखें और साबुन और टूथपेस्ट देखें तो जीएसटी से पहले 27% का टैक्स मिडिल क्लास के लोग भरते थे। गरीब भी भरता था, अमीर भी भरते थे, लेकिन मिडिल क्लास जो सबसे बड़ी बॉडी है वो 27% टैक्स भरती थी। आज वहां पर 18% है। अगर आप मिडिल क्लास में बच्चे के लिए एजुकेशन का लोन लेना है, 20 सालों के टेन्योर का लोन लेना है, तो इस सरकार के आने के बाद ईएमआई में 20,000 रुपए की बचत उसकी हुई है। डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है हिंदुस्तान को विश्व का। अगर आप डायबिटीज की ही दवा का आप खर्चा ले लीजिए तो डायबिटीज की दवा का जो खर्चा है वो 80% घटा है जन औषधि केंद्र में। पैरासिटामोल जो 50 रुपए की बाहर मिलती थी वो जन औषधि केंद्र में 10 रुपए की मिलती है। और जन औषधि केंद्र में कौन जाता है? खड़गे जी नहीं जाते। 1 रुपए का सैनिटरी पैड मिलता है जन औषधि केंद्र में, वहां पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाते हैं। डायलिसिस की बात ले लीजिए, देश में आज 1324 डायलिसिस सेंटर्स चल रहे हैं 620 से ज्यादा जिलों में। डायलिसिस अगर आप बाहर की किसी सेंटर में कराएं तो 2000 रुपए से ज्यादा होता है, और आप भारत सरकार की डायलिसिस सेंटर पे करें तो वो 1000 से 1100 रुपए का होता है। तो अगर मिडिल क्लास गृहिणी का आप मुझे कह रहे हैं तो मैं तो एक चीज गिनने बैठ जाऊंगी। लेकिन मेरा फिर एक सवाल ये, और फिर वो हिसाब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जो लाल और हरी मिर्च के बीच का फर्क नहीं जानते। जी, लेकिन देखिए इस समय मैं लाल और हरी मिर्च की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं नौकरी की बात जरूर करूंगा, क्योंकि शशि थरूर ने कहा कि लोगों को मुफ्त अनाज इसलिए बांटना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 9 सालों में जॉब क्रिएशन कराई नहीं है, इसलिए मुफ्त राशन की रेवड़ी दे रहे हैं।
मैं अमीश जी छोटा सा मिडिल क्लास का, क्योंकि आपने उल्लेख किया, मुद्रा योजना के आंकड़े निकाल लीजिए। अब मुद्रा योजना तो ऐसी योजना है जिसमें आप अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए बैंक से पैसा लेते हैं और फिर अगर आपका व्यवसाय ढंग से बढ़ चलता है तो आप वो पैसा बैंक को वापस करते हैं। एक महिला के नाते आज मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि 32 करोड़ से ज्यादा जो मुद्रा लोन्स है उसमें 70% जो लाभार्थी महिलाएं। लेकिन अगर आप उसे मिडिल क्लास के लेंस से देखें तो 12 करोड़ बेनिफिशियरीज मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स हैं। जी, तो आपको ये लगता है कि मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर बैंक से पैसा इसलिए ले रहे हैं ताकि उनको व्यवसाय नहीं करना? लेकिन दूसरा जी जो सवाल मैंने पूछा, कौन जाता है करने? ईपीएफ कौन करने जाता है? मिडिल क्लास जाता है ना। 27 करोड़ अब ईपीएफओ में लोगों का आना, डबल होना वो राशि अपने आप में इस बात का सिर्फ संकेत नहीं है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, इस बात का भी संकेत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन के हैं वो लोग इसमें आ रहे हैं। एक छोटा सा अंतिम एक बिंदु अमीश जी, मिडिल क्लास आज अब शहरी इलाके में रहता है तो वो क्या सुविधा चाहता है? कितने शहरों में आज चर्चा होती है और कहते हैं हमें मेट्रो चाहिए, होती है कि नहीं होती? जब ये थरूर साहब को मेरा विशेष आग्रह, आप ये पहुंचा दे आंकड़ा, जब उनकी सरकार थी जी तो 2014 तक 5 शहरों के लिए वो उन लोगों ने सिर्फ 34,000 करोड़ रुपया दिया कि मेट्रो चलाइए। आज मोदी सरकार में 20 राज्यों में मेट्रो की सुविधा बन रही है और 1,27,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया है। अगर आप शहर में किसी मध्यम वर्गीय परिवार से कहें तो कहें भैया कचरा उठाने की क्या व्यवस्था है, मेरी सीवर लाइन साफ करने की क्या व्यवस्था है, तो मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहती हूं कि जब उनकी केंद्र की सरकार थी तो अर्बन लोकल बॉडी की व्यवस्था के लिए, सुअर गटर ये सब काम करने के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया भेजा था अर्बन लोकल बॉडीज को, और 2014 से लेकर 22 तक मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपया भेजा है। और अमीश जी ये तो सिर्फ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भेजा है। महामहिम राष्ट्रपति जी का अगर आप अभिभाषण सुनते तो आपको ध्यान में आता कि 27 लाख करोड़ रुपया सीधा भारत की तिजोरी से भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में गया है। जब 27 लाख करोड़ रुपया भारत के नागरिकों के बैंक के खाते में जाएगा जी। तो विपक्ष को तो परेशानी होगी। लेकिन मेरा ये आखिरी सवाल है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर बड़ी सारे सवाल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है जॉब क्रिएशन को लेकर जो पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी के शासन को, मोदी गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है, उस पर आपका जवाब क्या है? क्योंकि लगातार ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीश जी 4 चीजें जी 4 चीजें अमीश जी। एक छोटी बात लेकिन उसका बड़ा इम्पैक्ट है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस को 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ को-लोकेट करेंगे। वो कॉलेजेस निर्माण करने में भी जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस को संचालित करने में जॉब्स आएंगी, उन कॉलेजेस में जो पढ़ने जाएंगे अधिकतर लड़कियां होंगी और उनके लिए भी नौकरी का संचार होगा। ऑफटेक बहुत है आज केयर इकोनॉमी में। दूसरी बात, कैपिटल जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का आज बजट अनाउंसमेंट हुआ उसमें 33% का इजाफा हुआ। 10 लाख करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट होगा तो अगर आप सड़क निर्माण की बात करें, डैम्स के निर्माण की बात करें, आप एयरपोर्ट की ही बात ले लीजिए। 1947 से लेकर 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे हमारे देश में और 2014 से लेकर 2022 तक 74 एयरपोर्ट और बने। आज 50 ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं निर्मला सीतारमण जी ने की है। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी, नौकरी और भी तो संचारित होंगी। लेकिन दोबारा आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं मुद्रा और ईपीएफओ के नंबर्स पर, उसको तो विपक्ष झुटला नहीं सकता। जी स्मृति जी, आपने अपना समय दिया, आज बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। अमीश जी मैं इतना ही कहूंगी। जी बोलिए स्मृति जी। आज 1 मिनट आपका ले रही हूँ। आपकी एक महिला रिपोर्टर है फराह खान, आशा करती हूँ एक दिन उसको भी बाइट दूंगी। लेकिन आज महिला के सम्मान में जो बजट की नई व्यवस्था निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत की है, मेरा तो आह्वान है राष्ट्र की हर महिला से कि जब ये आएगा इंस्ट्रूमेंट, प्लीज अपने लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए और अपनी बेटियों के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में निश्चित रूप से सेव करें।
बहुत और शुक्रिया। 2 सीनियर सिटीजन की बेटी होने के नाते सीनियर सिटीजन्स को जो रियायत दी उसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच स्मृति ईरानी जी। थैंक यू जी। मैं सीधा जयंत सिन्हा का रुख कर सकता हूं। जयंत सिन्हा, क्योंकि ब्रेक से पहले हिडेनबर्ग रिपोर्ट की बात हो रही थी और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने कई सारे आरोप भी लगाए। योर रिएक्शन टू दैट, जयंत सिन्हा जी। अमित जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम लोग अडानी शेयर्स को छोड़ दें तो स्टॉक मार्केट जो था आज बहुत ऊपर गया है। और साथ साथ अगर आप हर कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री का आप बयान सुने, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट का बयान सुने, सब लोगों ने इस बजट की प्रशंसा की है। साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग, किसान, युवा, हर तबके ने इस बजट की प्रशंसा की है। और कई लोगों ने तो 10 नहीं 11 on 10 भी इस बजट को दिया है। तो इसलिए सब जगह अगर आप देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आया है। अब आपने बात उठाई हिंडनबर्ग रिसर्च की, उन्होंने उस रिपोर्ट में बड़े सारे आरोप लगाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे रेगुलेटर हैं, और मैं वित्त समिति का अध्यक्ष भी हूं तो इसलिए हर रेगुलेटर से हम लोगों की चर्चा चलती रहती है। हमारे सब रेगुलेटर जो हैं बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस पे लगेगा। प्रियंका चतुर्वेदी का मैं रिएक्शन लेता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी योर रिएक्शन टू जयंत सिन्हा। देखिए, स्टॉक मार्केट भी गिरा है, वो कह रहे हैं अदानी स्टॉक्स की वजह से गिरा है, पर क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं तो कहीं ना कहीं तथ्य और सत्य जनता के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि जनता का पैसा भी इसमें चकनाचूर हुआ है। तो यहाँ पर मैं आरोप लगाने नहीं आई हूँ, पर किसी रिसर्च को डिसमिस कर देना, किसी रिसर्च का एक्सप्लेनेशन ये तथ्यों पे ना देना, बस ये कह देना इट्स एंटी इंडिया। आज एक इंडस्ट्रियल ग्रुप भी कहता है इट्स एंटी इंडिया अगर उनके ऊपर एक्यूजेशंस लग रहे हैं, तो आज सेबी को और उसको टूथ देना पड़ेगा। और मैं बस एक चीज कहकर लास्ट में खत्म करूंगी। उन्होंने कहा सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वाह भाई वाह कर रहे हैं। अरे इंडस्ट्रियलिस्ट के आप 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी स्पीचेस देख लीजिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इधर उधर की बात नहीं करते हैं, और अब तो खास करके नहीं करते हैं क्योंकि ईडी, आईटी, सीबीआई का सबसे ऊपर खतरा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ पीयूष गोयल जुड़ रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं। पीयूष गोयल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंपॉर्टेंट डे। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज कि विपक्ष लगातार जो कह रहा है वो अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन एक सवाल जो कि बार बार कौंध रहा है विपक्ष के आवाज से वो यही है कि ये जो बजट है ये बता देता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, ये विपक्ष कहता है। पॉइंट नंबर 2 रखता है विपक्ष की इस बजट में महंगाई कम करने का कोई प्लान नहीं है। आगे के पॉइंट में आगे बताऊंगा, लेकिन इस पर आपका रिएक्शन। अमित जी, आप तो इतने वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप तो जानते हैं कि विपक्ष का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इंटेलिजेंस तो थोड़ी दिखाएं जब वो सवाल उठाते हैं। अब महंगाई की बात कर रहे हैं, जब विपक्ष की सरकार थी 9 साल पहले, तब 10-12% महंगाई तो सामान्य मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2015 में पहली बार रिजर्व बैंक को ये दायित्व दिया गया कि आपको महंगाई कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी होगी, और उसके कारण आप देखेंगे सरकार और आरबीआई ने मिलके लगातार अलग अलग मौके पे फैसले लिए, अभी भी लगातार ले रही है। और 9 साल का औसतम अगर महंगाई देखें तो 4.7%, जो भारत के 75 वर्ष के आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे कम है 9 वर्ष की। आज भी जिन देशों में 1-2% महंगाई होती थी वहाँ 8-10% है, और भारत जहाँ 10-12% होती थी वहाँ 6% से कम है, 5.5% के आसपास है। तो मुझे लगता है विपक्ष को घिसी पिटी बातें करने के बदले तत्वों के आधार पे बात करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि मोदी जी सरकार ने 10 वर्ष कुछ नहीं किया। वो भूल रहे हैं कि 9 साल पहले भारत को विश्व में फ्रैजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी में गिना जाता था। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी कमजोर थी कि चिदम्बरम जी को बहुत महंगे ब्याज पे विदेशी मुद्रा को भारत में लोन के रूप में लानी पड़ी थी, फॉरेन एक्सचेंज के रेट को ठीक रखने के लिए। भारत के एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे थे। भारत में एक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से सरकार घिरी हुई थी। 9 साल में एक निर्णायक ईमानदार सरकार
प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, जिसको जनता ने इतना अभूतपूर्व प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, जिसके कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। पूरा विश्व मानता है कि भारत ही भविष्य में विश्व की अर्थव्यवस्था को बल देगा। और आज विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें इस वर्ष भी और आने वाले कई वर्षों तक भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन क्योंकि ये सवाल बहुत लाजमी है पूछना आपसे, बजट को लेकर शेयर बाजार में भी एक उलझन है। बाजार जो था वो उसमें पहले तो 1000 अंकों की तेजी दिखी और फिर उसके बाद वो 158 अंक गिर के बंद हुआ। हालांकि व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट्स इज कि एक बड़ा कोर रिलेशन तो नहीं होता, लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर होता है। क्या आपको लगता है कि बाजार जैसे बजट को सलामी देता है वो नहीं दी इस बारी बाजार ने, स्टॉक मार्केट्स ने? ऐसा नहीं है, वो हर वर्ष की परिस्थितियों के ऊपर होता है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे बाजार को ध्यान में आएगा कि ये एक एक जो इसमें स्टेप्स लिए गए हैं वो कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, कैसे भारत को तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सामान को लेके जाने के लिए, कैसे इससे निर्यात बढ़ेगा, कैसे भारत में डिमांड बढ़ेगा, नौकरी और काम रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, टूरिज्म का थ्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का थ्रस्ट, स्किल डेवलपमेंट का थ्रस्ट। और उसमें देखिए कितनी समझदारी से माननीय वित्त मंत्री ने एक एक चीज सोची है। उदाहरण के लिए 50 टूरिज्म सेंटर्स, अगर देशी टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट दोनों को हम फोकस्ड वे में उन पे लाते हैं तो उसमें सिविल एविएशन का लाभ होगा, हमारे रोड और रेल नेटवर्क को लाभ होगा, भारत की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सुधरेंगी, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। ऐसे ही नर्सिंग कॉलेज, देश में हमने मेडिकल कॉलेज तो शायद ऐतिहासिक संख्या में बढ़ाए, 150 के करीब मेडिकल कॉलेज गत 9 वर्षों में बने। सबके साथ अब नर्सिंग कॉलेज अब जोड़ने की बात की है जी। कम खर्चे में भी हो जाएगा और हमारे लाखों युवा युवतियों को हम तैयार कर पाएंगे भारत में भी नर्सिंग का काम करने, और विश्व में तो लाखों की संख्या में डिमांड है नर्सेस की। तो एक प्रकार से भारत अब अपने युवा युवतियों को भविष्य के लिए तैयार करने पे फोकस कर रहे हैं। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के लिए एक मजबूत बना के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने पे फोकस कर रहे हैं। हमारे निर्यात को और कंपेटिटिव बनाने में फोकस कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से भारत की क्वालिटी मैन पावर, टैलेंट और मैनेजरियल स्किल को तैयार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से बड़ा फाउंडेशनल बजट है और जैसे जैसे लोगों को ध्यान में आएगा हर क्षेत्र में इसका लाभ लोगों को मिलेगा। एक सवाल, क्योंकि ये मिडिल क्लास को लेकर बहुत सवाल होते हैं और मैं जब ट्विटर पे बोल रहा था कि आई एम इंटरव्यूइंग पीयूष गोयल तो एक सवाल उन्होंने पूछा कि मिडिल क्लास को राहत देने की बात लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार जब शासन में 2014 में आ रही थी तब भी करती थी और 2019 में जब शासन में आ रही थी तब भी करती थी। इस बार आपने 7 लाख तक में जीरो टैक्स की एक लिमिट को बढ़ाया है, लेकिन जॉब क्रिएशन को लेकर काफी इफ एंड बट है और महंगाई भी एक प्रबल समस्या है। वैश्विक संदर्भों में ग्लोबल इंपैक्ट है क्योंकि एक वॉर चल रही है, वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं क्या कंडीशंस है। तो ऐसे इसके मद्देनजर मिडिल क्लास को अपना व्हाइट कॉलर मेंटेन करने में दिक्कत होती है। जवाब सवाल आया नहीं, कट क्या जी। अब मेरा सवाल है कि मिडिल क्लास को अपना व्हाइट कॉलर मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए क्या है? क्योंकि रिबेट जरूर दी है लेकिन महंगाई और जॉब क्रिएशन के लिए क्या? जॉब क्रिएशन के लिए क्या जॉब क्रिएशन के लिए क्या नया इस बजट में है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है। देखिए आज आप जानते हैं कि विश्व में आज जो देशों में 1-2% महंगाई होती थी वहां 10-12% चल रही है और भारत जहां 10-12% नॉर्म था आज 5-5.5% पे 5.5% है और घट जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा भी, अनुमान है वो 5% और आगे 4% जल्द हो जाएगा। भारत को पूरी दुनिया आज एक्नॉलेज करती है कि ब्राइट स्पॉट है और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ डिमांड भी है, जहाँ कैपेबिलिटी भी है और कैपेसिटी भी है खुद की कंजम्पशन को मीट करने की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की।
तो मुझे लगता है कि आज जो विश्व की कॉन्फिडेंस भारत पे है, वैसे ही आज की मिडिल क्लास का भी कॉन्फिडेंस अपने देश पे है, अपनी सरकार पे है। आफ्टर ऑल जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ खर्च होगा, आप जानते हैं इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट 3.5 गुना होता है। तो पैसा आप सिर्फ बांट दो, उससे कभी इकोनॉमी दौड़ती नहीं है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हो, नौकरी भी मिलती है, लोगों को काम भी मिलता है। स्टील, सीमेंट, रेती, कारपेंटर, प्लम्बर, हर चीज में डिमांड बढ़ती है, टाइल्स, सो मेनी थिंग्स, फर्निशिंग, वो सब की डिमांड भी बढ़ती है, तो वहाँ भी नौकरी आती है। वहाँ नौकरी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में नौकरी बनती है, तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ने से वो कंजम्पशन फिर एडिशनल कैपेसिटीज को डिमांड करती है। तो ये एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ती है, ये बढ़ती है तो फिर कंजम्पशन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी चतुराई से और समझदारी से हमने लॉन्ग टर्म के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर क्रिएट किए। जी, मेरा आखिरी सवाल है और 20 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा। हाउस अब सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस भी हैं? लगता है आवाज नहीं आ रही। पीयूष जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बजट जो है, ये मिडिल क्लास को खुश करने वाला बजट है। ये बजट जो है, ये सामान्य नागरिक के लिए बजट है, और ये बजट जो है, ये आपको कैश फ्लो ज्यादा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने जॉब क्रिएशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम का रुख कर सकते हैं। नमस्कार। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM